परम आदरणीय पितातुल्य अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विद्या की देवी माँ वीणा पाणी और जिस स्थान पर हम लोग हैं वहाँ की अधिष्ठात्री देवी कामना देवी को प्रणाम करते हुए इस संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, इसके उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता, इसके सचिव प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी, इसके डायरेक्टर प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी, इसके सचिव महोदय, ARO के दायित्व में आदरणीय श्री प्रेमचंद जी, सभी सम्मानित अध्येतागण और यहाँ के माहौल को बहुत ही जीवंत और अपनी प्रस्तुति और अपनी उपस्थिति से हमेशा स्पंदित रखने वाले सह अध्येतागण, सभी सम्मानित कर्मचारीगण, सभी अनुभागों से संबंधित अधिकारीगण, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को यथोचित अभिवादन करता हूँ। जैसा सर ने बताया कि संस्थान में मुझे इधर लगातार 3-4 वर्षों से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2019 में एक सह-अध्येता के रूप में पहली बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। उसके बाद 2 वर्ष कोविड के कारण हम लोग यहाँ नहीं आ पाए। फिर 2022 और 23 में मैंने अपने उस सह-अध्येता के कार्यकाल को पूरा किया और इस बार मैं यहाँ अध्येता के रूप में आप लोगों के सम्मुख हूँ। जिस विषय पर मैंने अपना कार्य सुनिश्चित किया है वो विषय है आनंद कुमार स्वामी भारतीय चिति की गवेषणा। जब मैं अध्येता के रूप में सह-अध्येता के रूप में यहाँ आता रहा तो हमारे कुछ वरिष्ठ अध्येताओं ने मुझसे कहा कि आप आनंद कुमार स्वामी पर काम कीजिए, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग 60 वर्ष इस संस्थान को होने जा रहे हैं और आनंद कुमार स्वामी पर कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। तभी मैंने ऐसा सुनिश्चित किया कि आनंद कुमार स्वामी पर कोई काम किया जाए। आनंद कुमार स्वामी की जो शैली है वो अपने आप में बिल्कुल अलग प्रकार की शैली है, बहुत गूढ़ गंभीर शैली है और उन्होंने सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। वो बहुभाषाविद हैं और बहुविद्याविद हैं, इसलिए भी उनकी पुस्तकों में प्रवेश कर पाना आसान नहीं है। सौभाग्य से मुझे कुछ ऐसे आचार्यों का संबल प्राप्त हुआ है जिसके कारण मैं ये साहस कर चुका कि मैं आनंद कुमार स्वामी पर थोड़ा बहुत अपनी अल्पमति से कुछ काम कर सकूं। मैंने इस काम को जानबूझकर हिंदी में करना स्वीकार किया है, क्योंकि अंग्रेजी में आनंद कुमार स्वामी पर दोबारा से काम करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आनंद कुमार स्वामी को हिंदी के पाठक ठीक प्रकार से समझ पाएं और न केवल हिंदी के पाठक समझ पाएं बल्कि अंग्रेजी के पाठकों को भी आनंद कुमार स्वामी में प्रवेश करने में सुविधा हो, सहूलियत हो। और इसलिए मेरा काम कई गुना बढ़ जाता है अगर मैं हिंदी में काम करता हूं आनंद कुमार स्वामी पर, क्योंकि उनके ऊपर हिंदी में सामग्री लगभग न के बराबर है। विद्यानिवास मिश्र जी के 2-1 लेख हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल जी के 1-2 लेख हैं। इसके अतिरिक्त आनंद कुमार स्वामी पर हिंदी में कोई काम नहीं है, तो स्वाभाविक है कि मेरा काम कई गुना बढ़ जाएगा। बावजूद इसके इस काम को मैंने हिंदी में करना स्वीकार किया। मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उसकी चैप्टर स्कीम संक्षेप में मैं आरंभ में ही आपके सामने रख दूं। मैंने जिस तरीके से आज की अपनी प्रस्तुति को स्ट्रक्चर किया है मोटे तौर पर, उससे धीरे धीरे आप लोगों को अंदाज हो जाएगा कि अपने किस चैप्टर में मैं किस प्रकार की सामग्री रखने वाला हूं। 7 चैप्टर होंगे इसमें। जो पहला अध्याय होगा वो भारतीय चिति की क्या अवधारणा है, उसकी संकल्पना और उसका स्वरूप क्या है, उसके अभिलक्षण क्या है, उस पर केंद्रित होगा। जो दूसरा अध्याय होगा वो भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण का भारतीय चिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आकलन होगा। तीसरे अध्याय में हम आनंद कुमार स्वामी के जीवन वृत्त पर चर्चा करेंगे। चौथे अध्याय में आनंद कुमार स्वामी का जो तत्वबोध है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगले अध्याय में हम लोग आनंद कुमार स्वामी की जो कला दृष्टि है उस पर विचार करेंगे। छठे अध्याय में हम लोग आनंद कुमार स्वामी की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचार दृष्टि है उसको संज्ञान में लेंगे।
और अंतिम अध्याय में हम लोग आनंद कुमार स्वामी की जो समालोचना या उनका महत्व है उसको समेटने की कोशिश करेंगे। अपनी बात की शुरुआत में बौद्धों का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, उससे करना चाहूंगा। और उसमें एक छोटा सा कथानक है। वो कथानक ही वस्तुतः आनंद कुमार स्वामी या इस प्रकार की जो विचार दृष्टि है उस पर काम करने के लिए मुझे प्रेरित करती रही है। मिलिंद पन्हो में एक प्रसंग आता है जब यूनानी सेनापति मिनियांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन से कुछ प्रश्न करता है। मिनियांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न करता है कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को बने रहने के लिए, उसे अपने उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए, उसे परिपोषित और संवर्धित होने के लिए और भावी पीढ़ी को संप्रेषित होने के लिए क्या आवश्यक है। तो नागसेन जो उसका प्रत्युत्तर देते हैं वो बहुत ही विचारपूर्ण है। नागसेन कहते हैं कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को बने रहने के लिए और निरंतर उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता। एक तो उस सभ्यता और संस्कृति की एक अपनी सुदीर्घ और अक्षुण्ण ज्ञान परंपरा हो, एक अनडिसरप्टेड और पेरेनियल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज हो। दूसरा वो कहते हैं कि उस सभ्यता और संस्कृति के ऊपर, उस ज्ञान परंपरा के ऊपर जब कभी कोई आघात हो तो उस आघात का सम्यक प्रत्युत्तर देने वाले समर्थ आचार्य उसके पास हो। और तीसरा वो कहते हैं कि उस सभ्यता और संस्कृति के मठ और मंदिर सुरक्षित हों। मठ और मंदिर से तात्पर्य है कि उसके जो शिक्षा प्रतिष्ठान हैं वे सुरक्षित रहें, जो समाज को उसकी ज्ञान परंपरा से जोड़ते हैं, और उसकी जो संप्रदाय परंपरा है उस संप्रदाय परंपरा सुरक्षित रहे जो उस समाज को उसकी धर्म परंपरा और संस्कृति से जोड़ती है। तो 3 चीजें आवश्यक हैं। एक अनवरत और अक्षुण्ण और सुदीर्घ ज्ञान परंपरा, उसके ऊपर किसी प्रकार का आघात आने की स्थिति में उसका प्रतिवाद करने वाले समर्थ आचार्य, और तीसरा उसके जो भौतिक अधिष्ठान है मठ और मंदिर, वो मठ और मंदिर सुरक्षित रहें। ये जो कथानक है, इस कथानक ने मुझे आनंद कुमार स्वामी के ऊपर काम करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जो संकट हमारे सामने है वो ये है कि जो हमारी अक्षय और सुदीर्घ ज्ञान परंपरा है उस पर कालवशात कुछ आघात हो रहे हैं और उन आघातों को प्रत्युत्तरित करने की आवश्यकता है। और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी विद्या परंपरा है और जो हमारी संस्कृति परंपरा है, विद्या और संस्कृति के जो अधिष्ठान हैं उनके ऊपर भी आघात हो रहे हैं। इसलिए इसका सम्यक प्रत्युत्तर बहुत गंभीरतापूर्वक देने की आवश्यकता है। मित्रों, दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई सभ्यता नहीं रही जिसने कभी उतार और चढ़ाव नहीं देखे। उदयावपात सभ्यताओं की नियति है और भारतीय सभ्यता भी इससे छूती नहीं रही। दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं तो इस उतार चढ़ाव के आघात को नहीं बर्दाश्त कर पाई और वो लगभग काल कलवित हो गई। लेकिन ये भारत की परंपरा की अपनी आंतरिक जीवनी शक्ति है, उसकी जिजीविषा है जो उसने अभी तक अपने आप को बचाए हुए है। आप कह सकते हैं कि कमोवेश एकमात्र ऐसी लिविंग ट्रेडिशन है दुनिया में जो अभी भी ज्ञान के स्तर पर, साधना के स्तर पर, कला और संस्कृति के स्तर पर और समाज के स्तर पर अभी आपको जीवित दिखाई दे रही है, स्पंदित दिखाई दे रही है। इस भारतीय परंपरा को भी ऐसे तमाम आघात झेलने पड़े। आप जानते हैं 700-800 वर्ष तक जो मुस्लिम शासन रहा, उस मुस्लिम शासन के दौरान भी बहुत सारी ऐसी अप्रिय स्थितियां उत्पन्न हुई जिनको किसी सभ्यता और संस्कृति के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। वो चाहे धर्म परिवर्तन का प्रश्न हो, चाहे वो मंदिरों के साथ और पुस्तकालयों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई, वो सब आप लोग उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद लगभग प्रभावशाली तरीके से 150-200 वर्षों तक, जिसे हम लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद कहते हैं, उस ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव भी हम लोगों ने झेला। लेकिन जिस बात की तरफ मैं संकेत करना चाहता हूं और जो बहुत महत्व की बात है, वहीं से सारी कथा शुरू होती है, वो ये है कि 700-800 साल तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत चाहे जो कुछ भी हुआ ऊपरी तौर पर, उसके बावजूद जो भारतीय समाज का आंतरिक रस प्रवाह है, वो आंतरिक रस प्रवाह लगभग अक्षुण्ण बना रहा।
कभी भी हमें अपने जीवन के मान बिंदुओं पर, कभी भी हमारे अपने वर्ल्ड व्यू पर, कभी भी हमारे अपने जीवन विधान पर या वे ऑफ लाइफ पर कोई संदेह नहीं उत्पन्न हुआ। हम उसका कितना पालन कर पाए, कितना पालन नहीं कर पाए, क्या मजबूरियां हमारे सामने रहीं, क्या दबाव हमारे सामने रहे, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन सिद्धांत और चेतना के स्तर पर जो हमारा आंतरिक रस प्रवाह है अपनी जीवन दृष्टि के बारे में, वो लगभग अक्षुण्ण बना रहा। उसको लेकर के कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई हीन भावना हमारे अंदर विकसित नहीं हुई। लेकिन ये जो 150-200 साल का ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, इसका प्रभाव बिल्कुल अलग प्रकार का रहा। और इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण हमारे अंदर अपनी परंपरा को लेकर के, अपनी जीवन की मान्यताओं को लेकर के, अपने जीवन विधान को लेकर के, अपने जीवन मूल्यों को लेकर के गंभीर संदेह भी पैदा होता है, असमंजस भी पैदा होता है, दुविधाएं भी पैदा होती हैं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा होता है, हीन भावना भी पैदा होती है। ये हीन भावना और ये दुविधा अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही है। और यदि इस हीन भावना और दुविधा के इस प्रभाव का आकलन हमको करना है, तो हमको भारतीय पुनर्जागरण का जो काल है उसकी बहुत गंभीर समीक्षा करने की आवश्यकता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि जो भारतीय पुनर्जागरण है वो एक प्रकार से यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। इंडियन रेनेसां इज द एशियन एडिशन ऑफ यूरोपियन रेनेसां। एक अर्थ में यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां एक बात और विचार करने की आवश्यकता है कि यूरोप ने अपनी मध्यकालीन परंपरा का स्वतः परित्याग करके एक हिलोकवादी, एक सेकुलर वर्ल्ड व्यू को अपने ऊपर आरोपित किया था या स्वीकार किया था। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के माध्यम से ये जो यूरोपीय पुनर्जागरण भारतवर्ष को प्राप्त हुआ, ये यहाँ की अपनी लोगों की तासीर के विपरीत था और एक तरीके से उसकी मूल्य मान्यताएं भारतीय लोगों के ऊपर सुपर इम्पोज की गई, अध्यारोपित की गई। और ये जो अध्यारोपण है, ये भारतीयों को एक बहुत ही कसमसाहट और असुविधा से भर देता है। उसी से इस प्रकार के असमंजस और दुविधा का जन्म होता है। और भारतीय पुनर्जागरण काल के अंतिम समय में अगर हम आकर के देखें, आप कह सकते हैं कि जब ये देश हमारा राजनीतिक रूप से आजाद होता है, तो उस समय हम अपने आप को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हुआ पाते हैं जहां से हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी दिशा को लेकर के हम लोग उसी दुविधा और उसी असमंजस के शिकार हैं। वो हमारी राजनीतिक नीतियां हों, वो हमारी सामाजिक नीतियां हों, वो हमारी आर्थिक नीतियां हों, हमारा जीवन विधान हो, हमारे दैनंदिन जीवन के उपक्रम हो, वो दुविधा और वो असमंजस आपको हर जगह दिखाई देता है। अभी हम लोगों की नई शिक्षा नीति आई और पूरे देश में उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 36 साल के बाद हम लोग एक नई शिक्षा नीति देश में लेकर के आए हैं। उसको हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहां ये विचार करने की आवश्यकता है कि केवल 36 साल, सभ्यताओं के इतिहास में 36 साल, 50 साल, 100 साल कोई बड़ी अवधि नहीं हुआ करते। और शिक्षा कोई सड़क और पुल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती कि जिस पर हम हर 10 साल के बाद विचार करें और उसको बदल दें। शिक्षा एक पेरेनियल सिग्निफिकेंस की चीज है, उसका देश के राष्ट्रीय चरित्र के साथ नाभिनाल संबंध है। और यदि वास्तव में हमको ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि 25 साल, 30 साल या 36 साल, 40 साल के बाद हमको अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मित्रों ये इस बात का भी द्योतक है कि हम एक बहुत ही सीरियस इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल क्राइसिस से अभी भी गुजर रहे हैं। वो जो नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संकट और दुविधा है, वो अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ पाई है। तो एक तो इस बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यह असमंजस भारतवर्ष में कैसे विकसित होता है, इसकी ओर अगर आप तहकीकात करना चाहें तो एक बहुत छोटी सी किताब है, अपनी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। विपिन चंद्रपाल की एक पुस्तक है, रूपा से प्रकाशित हुई है। विपिन चंद्रपाल अपनी उस पुस्तक में एक अपने नौजवान अंग्रेज मित्र को बताते हैं कि भारतवर्ष की जो तत्कालीन मनोदशा है, जो उसकी बौद्धिक निर्मिति है, जो उसका इंटेलेक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर दैट मेंटालिटी। वो कौन से ऐसे कारक हैं जो तत्कालीन भारतवर्ष की मानसिक अवस्था को कॉन्फ़िगर करने या उसको बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। और वो कहते हैं कि वो 3 कारक हैं। वो कहते हैं कि पहले तो अंग्रेजों के आने के साथ साथ जो ब्रिटिश अधिकारी भारतवर्ष में आए और उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रशासन को चलाया, उसकी छाप अभी भी हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ी हुई है।
उनकी जो सर्वे करने की पद्धति है, गणना करने की पद्धति है, आकलन करने की पद्धति है, समयबद्धता की उनकी पद्धति है, प्रोटोकॉल बनाने की पद्धति है, चीज़ों का मानकीकरण, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करने की जो पद्धति है, वो हमारे कार्य व्यवहार में हर जगह दिखाई दे रही है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये जो अंग्रेज कलेक्टर्स आते थे, और इस मामले में उनकी तारीफ की जानी चाहिए, वो जिस जिले के कलेक्टर बनते थे वो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम नहीं करते थे, बल्कि वहाँ का जो पूरा फ्लोरा एंड फाउना है, वहाँ की जो पूरी कल्चर है, वहाँ की जो पूरी हिस्ट्री है, उसके ऊपर उन लोगों ने जो गजेटियर्स में आपकी चीज़ें प्रकाशित हुई दिखाई देती हैं, उन गजेटियर्स को लिखा और बहुत ही लिटरेरी और बहुत ही क्लासिकल अंग्रेजी में लिखा। अगर आप उसको देखें तो कई बार लगता है कि बहुत पोएटिक अंग्रेजी में वो लिख रहे हैं, और वो 24-25 साल के नौजवान होते थे। वो बताते हैं कि यहाँ की भूमि संरचना कैसी है, लैंडस्केप कैसा है, यहाँ जलवायु कैसी रहती है, यहाँ वनस्पतियाँ किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की फसलें होती हैं, जीव जंतु कैसे होते हैं, जंगली जानवर कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं, उनकी कदकाठी कैसी होती है, बीमारियाँ उनको कौन सी होती हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनके तीज त्यौहार क्या हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति कैसी है, उनकी मनोदशा कैसी है, उनका मनोविज्ञान कैसा है, वहाँ के अपराधी कैसे हैं और उनके अपराध करने के तरीके क्या हैं। ये सब कुछ उन्होंने इन 24-25 साल के जिला कलेक्टर्स ने गजेट्स में लिखा है। तो हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करने की एक आदत वो अभी तक हमको अपने प्रशासन में कमोवेश दिखाई देती है, उस प्रशासन से अपेक्षा की जाती है। दूसरा, विपिन चंद्र पाल ये कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के साथ साथ जो इंग्लैंड से मिशनरी भारतवर्ष में आए, उन मिशनरियों ने भारतवर्ष की धर्म और परंपरा के जो प्रतीक हैं उनको अपनी समझ और अपनी दृष्टि से देखना आरंभ किया। और कई बार जो हमारी अपनी धर्म और परंपरा के जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, वो उनको बड़े कुतूहल वाले लगे, और कई बार वो उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो टिप्पणियां हम लोगों के लिए थोड़ी असहज करने वाली होती हैं। गणेश जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, दुर्गा को लेकर के, शिवलिंग को लेकर के, शंकर जी को लेकर के तमाम प्रकार की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती हैं। अभी भी इस प्रकार की टिप्पणियां गाहे बगाहे कोलंबिया विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, और अब तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को भी कह रहे हैं कि वहां भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। कभी वेंडी डोनिगर के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से इस प्रकार की टीका टिप्पणियां हम लोगों को सुनने को मिल जाती हैं जो हमको असहज कर देती हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने के साथ साथ पश्चिम के बहुत से विचारकों की रुचि भारतवर्ष के बारे में हुई, और उन्होंने जिस प्रकार की बौद्धिक संरचना में वो ढले थे या जिस प्रकार की चिंतन पद्धति के वो अभ्यस्त थे, उस तरीके से उन लोगों ने भारतवर्ष को देखने की कोशिश की। राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में या दूसरी विधाओं में हम लोग ऐसे विचारकों को पढ़ते होंगे। हम लोग विलोबी को पढ़ते हैं, डनिंग को पढ़ते हैं, बार्कर को पढ़ते हैं, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ते हैं, हिगेल को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं। इन सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से भारतवर्ष और उसकी सभ्यता, संस्कृति और उसकी संस्थाओं के बारे में टीका टिप्पणियां की। मॉन्टेस्क्यू जैसा विचारक, जो अपने आप में बहुत ही एनलाइटेंड विचारक है, विधि शास्त्र का बड़ा जानकार माना जाता है, वो कहता है कि भारतवर्ष जैसे गर्म जलवायु के देश लोकतांत्रिक पद्धति से शासन करने योग्य नहीं है। वहां के लोग आलसी होते हैं और इसलिए वहां पर अथॉरिटेरियन तरीके से, सर्वाधिकारवादी तरीके से शासन किए जाने की आवश्यकता है। कोई ये कहता है कि भारतवर्ष में यह पता ही नहीं चलता कि यहां पर राज्य की सीमा कहां समाप्त होती है और समाज की सीमा कहां शुरू हो जाती है। राज्य और समाज एक दूसरे से मिले हुए हैं। भारतीय समाज का अध्ययन करने में हमको जो आइडिया ऑफ प्योर स्टेट है, वो आइडिया ऑफ प्योर स्टेट जैसा कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए अगर आपको आइडिया ऑफ प्योर स्टेट जैसी कोई चीज समझनी है तो आपको पश्चिमी विचारकों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि यहां पर धर्मशास्त्र कहां से शुरू होता है और विधि शास्त्र की सीमा क्या है। धर्मशास्त्र और विधि शास्त्र एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है। इसलिए यदि आप प्योर आइडिया ऑफ लॉ को भी अगर आपको देखना होगा तो आपको पश्चिम का ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि धर्म यहां पर एक ऐसी चीज है जो समाज को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, पूरे जीवन विधान को वो आच्छादित किए हुए है, और इसलिए कोई भी चीज यहां धर्म के इस दायरे से बाहर नहीं दिखाई देती। तो इसलिए किसी भी चीज को अलग से, इन आइसोलेशन, स्पेशलाइज्ड तरीके से समझना भारतवर्ष में बहुत मुश्किल है। इस प्रकार
प्रकार की टीका टिप्पणियां वो करते हैं। इस प्रकार की भी टीका टिप्पणियां करते हैं कि भारतवर्ष ने अध्यात्म के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में तो कुछ उन्नति की, लेकिन जो दैनंदिन जीवन से संबंधित पक्ष हैं, प्रशासन का क्षेत्र है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, न्याय की व्यवस्था है या अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में भारतवर्ष में कोई विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि दिखाई नहीं देती। उनके यहाँ इतिहास लेखन दिखाई नहीं देता, विज्ञान की आधुनिक दृष्टि उनके यहाँ दिखाई नहीं देती। जो संवैधानिक मूल्य हैं वो संवैधानिक मूल्य भारतवर्ष में दिखाई नहीं देते। इस प्रकार की भी वो टीका टिप्पणियां करते हैं। और ये बात एक दृष्टि से आप देखिए तो सही भी लगती है, क्योंकि जितने पारंपरिक भारतीय विचारक हैं उनके अंदर आपको विचारों की एक सूत्रता दिखाई देगी, उनके विचार आपको खंडित नहीं दिखाई देंगे। एक विचारक किसी पक्ष को हाईलाइट करता है, दूसरा विचारक किसी पक्ष को हाईलाइट करता है, लेकिन उनके अंदर आपको एक वैचारिक संगति आपको दिखाई देगी। आपको जितने भारतीय विचारक हैं और जितने भारतीय ग्रंथ हैं परंपरा में, वो सभी आपको सर्वांगपूर्ण दिखाई देंगे और संस्थाओं के बीच में वहां आपको एक अंगांगी भाव दिखाई देगा। वो सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उनका नेचर होलिस्टिक है, फ्रेगमेंटेड नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है। और धर्म एक तरीके से सीमेंटिंग फोर्स के रूप में या सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में दिखाई देता है, जो सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के क्रियाकलापों को, सभी प्रकार की संस्थाओं को आपस में जोड़ता है। या उसके संदर्भ के बिना ये संस्थाएं, ये कार्य, ये परिभाषित नहीं किए जा सकते। लेकिन इसको इन विचारकों ने एक नकारात्मक समझ के रूप में विकसित किया। तो ये एक बड़ी चुनौती भारतवर्ष के सामने इन लोगों ने खड़ी की। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी सभ्यता और संस्कृति के आधारभूत तत्वों के ऊपर इतने गहराई के साथ या इतने ताकत के साथ आप कोई आक्षेप करें और उस परंपरा में उसका प्रतिवाद करने वाले आचार्य न हो। ऐसा कभी नहीं होता। ये जो पश्चिम की दृष्टि से भारतवर्ष को देखने की जो विधा उत्पन्न हुई, इसी को ओरिएंटलिज्म कहा जाता है टेक्निकली। और इसी के लिए एडवर्ड सईद अपनी किताब लिखते हैं ओरिएंटलिज्म 1977 में। उसको देखना चाहिए। भारतवर्ष में इस प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए एक नए स्कूल का उदय होता है। उसको हम लोग नेशनलिस्ट स्कूल कहते हैं, राष्ट्रवादी धारा। उसमें आप लोकमान्य तिलक को भी ले सकते हैं, उसमें आप पूर्णेंदु नारायण सिंह को ले सकते हैं, उसमें आप आरजी भंडारकर को ले सकते हैं, उसमें आप आगे चल करके ए साल्तेकर को ले सकते हैं, यूएन घोषाल को ले सकते हैं, उसमें आप केपी जायसवाल को ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। इन लोगों ने, ये जो पश्चिमी विचारक थे, इनके आक्षेपों का जवाब देने की कोशिश की। लेकिन होता है कई बार ऐसा कि हम जब अपने विरोधी का प्रतिकार करते हैं तो उत्साहातिरेक में या अतिशय आवेग में हम कुछ ऐसी भी चीजें अपने यहां स्वीकार कर लेते हैं जो या तो वास्तव में हमारे यहां थी नहीं, या अगर थी तो वो उस रूप में नहीं थी। यहां भी ऐसा ही हुआ। इन लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि हमारे यहां इतिहास था, हमारे यहां विज्ञान था, हमारे यहां सारे संवैधानिक मूल्य थे। निश्चित रूप से हमारे यहां भी इतिहास की अपनी एक दृष्टि थी, विज्ञान की अपनी एक दृष्टि थी, संविधान या राजनीति की अपनी एक दृष्टि थी। और ये तो 1906 में आकर के जब मैसूर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि वहां के पुस्तकालयाध्यक्ष श्याम शास्त्री को दी, जो स्वयं संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के बड़े विद्वान थे, और जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया तब लोगों का यह भ्रम टूटा कि भारतवर्ष में केवल धर्म, अध्यात्म, काव्य, साहित्य, इन्हीं क्षेत्रों में गति नहीं हुई है, बल्कि जो दैनंदिन जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो राजनीति है, परिवार व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, विधि शास्त्र है, व्यापार वाणिज्य के सिद्धांत हैं, उन पर भी काम हुआ है। ये तो बाद में स्थापित होता है, लेकिन आप किस चीज को किस रूप में स्थापित करते हैं, इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इन विचारकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भारतवर्ष में भी यदि विज्ञान, इतिहास या संवैधानिक मूल्य और राजनीतिक संस्थाएं थीं, तो उनका वो स्वरूप बिल्कुल भी नहीं था जो आधुनिक इतिहास, विज्ञान और राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक मूल्यों का है। और इसके लिए भारतीय विचारकों पर तो हम लोग बाद में आएंगे। स्वयं पश्चिम के विचारकों ने जो आधुनिक इतिहास की दृष्टि है, जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि है और जो आधुनिक राजनीति की दृष्टि है, उसकी बड़ी गहरी और बहुत व्यापक मीमांसा की है। ये चीज हमको आगे चलकर के आनंद कुमार स्वामी में भी देखने को मिलेगी। आधुनिक इतिहास अपने आप को
एक विज्ञान सम्मत इतिहास बनाना चाहता है, और जैसे विज्ञान तथ्यों का संग्रह करके उनकी एनालिसिस करके उनका विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की एक विधा है, उसी तरीके से आधुनिक इतिहास में भी माना जाता है कि वो तभी हमारे लिए ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा कन्विंसिंग होगा जब वो भी तथ्यों के ऊपर आधारित होकर के अपनी बात कहेगा। मूल्य निरपेक्ष इतिहास जिसको कहा जाता है, ये अपने आप में कितनी दुविधापूर्ण और कितनी विसंगतिपूर्ण बात है, इसके लिए हम लोगों को आरजी कॉलिंगवुड की किताब द आइडिया ऑफ हिस्ट्री को देखना चाहिए। और स्वयं कॉलिंगवुड इस बात को कहते हैं कि तथ्य कोई स्टैटिक नहीं हुआ करते, तथ्य जुड़ते रहते हैं, तथ्य बदलते रहते हैं। एक घटना के बारे में एक ही समय एक ही व्यक्ति के पास उसके समस्त साक्ष्य और समस्त तथ्य हों, यह नहीं कहा जा सकता। और तथ्यों को देखने के पर्सपेक्टिव बदलते रहते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता रहता है, एक फ्लो ऑफ टाइम होता है। उस फ्लो ऑफ टाइम में एक समय आप एक तथ्य को किसी दूसरी दृष्टि से देखते हैं और दूसरे समय आप उसी तथ्य को किसी दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में और भारत के विभाजन में गांधी की, पटेल की, नेहरू की क्या भूमिका रही, ये कालक्रम से इसमें दृष्टिभेद उत्पन्न हो जाता है। 1916 में जो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन माने जाते थे, वही 1947 के आते आते 1946 के आते आते उनको हम एक विलन के रूप में देखने लगते हैं। जो रोमन साम्राज्य, उस रोमन साम्राज्य के पतन का क्या कारण है, उसको देखने की अलग अलग दृष्टियां हैं। उसको सेंट अगस्टीन ने अपनी दृष्टि से देखा, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से देखा, और उसको गिबन डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में, जो 5 वॉल्यूम में उनकी बड़ी किताब है, उसमें वो अलग दृष्टि से देखते हैं। एक ही तथ्य है, उसको देखने की अलग अलग दृष्टियां हो सकती हैं। तथ्य बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन आप तथ्यों की ये जो डायनामिक्स है, अगर आप इसको नहीं समझते हैं और अगर आप उनको केवल स्टैटिक मानते हैं और उसके आधार पर आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष के आधार पर आप कोई समाज रचना प्रस्तावित करते हैं, तो उसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है मार्क्सिज्म है। मार्क्स का यह दावा, अभी कल परसों बात चल रही थी, उसकी किताब का नाम ही है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। और वो कहता है कि स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बट नाउ इज द टाइम टू चेंज द वर्ल्ड। इस कॉन्फिडेंस के साथ मार्क्स बात करता है, लेकिन अगर आप उसका डायमेंशन देखें तो उसका डायमेंशन यूनिडायमेंशनल। और मार्क्स की इस यूनिडायमेंशनलिटी पर विचार करने के लिए ही आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में पूरा का पूरा एक फ्रैंकफर्ट स्कूल खड़ा हुआ, और स्वयं हर्बर्ट मार्क्यूज ने अपनी किताब ही लिखी, वन डायमेंशनल मैन। तो एक समय पर, एक स्थान पर एक प्रकार के तथ्यों को संग्रहित करके और उनको स्टैटिक मान करके अगर आप कोई समाज विधान या उसका कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान अगर आप सजेस्ट करते हैं, तो उसकी अपनी गंभीर विसंगतियां भी, उसके अपने खतरे भी हैं। तो ये सवाल स्वयं आरजी कॉलिंगवुड ने खड़े किए हैं। दूसरा विचारक जिसकी हम लोग शायद कभी चर्चा कर चुके थे कि कैसे यूरोप की डिसेंटरिंग होती है और कैसे यूरोप अपने सेंटर से स्खलित होकर के इंडिविजुअलिज्म को और अलग अलग प्रकार की फ्रेगमेंटेड और स्ट्रगलिंग आइडेंटिटीज को जन्म देता है। आप लोग ओस्वाल्ड स्पेंगलर को देख सकते हैं, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। और वो कहते हैं कि जो आधुनिक यूरोप है, उस आधुनिक यूरोप की जो गति है वो डिसेंटरिंग की है, वो सेंटर से दूर जाने की है, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट है उसका। और उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल यूरोपियन कम्युनिटी जो क्राइस्टेंडम के ऊपर आधारित थी या जिसका अपना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी था, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी डिसइंटीग्रेट होता है। उसकी वजह से वहां पर इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा मिलता है और उसकी वजह से आगे चल करके फिर जो फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटीज हैं, जो बिखरी हुई अस्मिताएं हैं, जो संघर्षशील अस्मिताएं हैं, उनका जन्म होता है। ये भारतीय विश्वविद्यालयों में समाज विज्ञानों और मानविकी में जो हम तमाम प्रकार की आइडियोलॉजी आज पढ़ रहे हैं, वो सारी आइडियोलॉजीज एक प्रकार से उसी प्रकार की बिखरी हुई अस्मिताओं का परिणाम है। हमारी पहचान का संकट, पुनर्वितरण की समस्या, इसके जो अतिशय उभार हैं वो हमको आइडियोलॉजीज के रूप में देखने में आते हैं। आप कभी इस पर गंभीरता से विचार करिएगा, वो चाहे लिबरलिज्म हो, वो न्यू लिबरलिज्म हो, वो चाहे लिबर्टेरियनिज्म हो, वो सोशलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, पोस्ट मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म में भी वो चाहे सिंडिकलिज्म हो, वो चाहे गिल्ड सोशलिज्म हो, चाहे फेमिनिज्म हो,
मार्क्सिज्म में, चाहे वो ईस्टर्न मार्क्सिज्म हो, चाहे वेस्टर्न मार्क्सिज्म हो, वो चाहे फेमिनिज्म हो, वो चाहे इन्वायरमेंटलिज्म हो, वो चाहे कम्युनिटेरियनिज्म हो, वो चाहे मल्टीकल्चरलिज्म हो, चाहे सबाल्टर्निज्म हो, और चाहे वो मॉडर्न नेशनलिज्म हो। सारे विश्वविद्यालयों का जो विद्या विमर्श और शोध का विमर्श है वो आप देखिए इन्हीं आइडियोलॉजीज के द्वारा निर्धारित हो रहा है, इन्हीं फ्रेगमेंटेड और इन्हीं कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के द्वारा गवर्न हो रहा है। तो इतिहास का एक ये भी परिणाम होता है कि आप इतने ज्यादा फैक्ट्स ओरिएंटेड हो जाते हैं कि आपकी डिसेंटरिंग हो जाती है, और ये स्वयं ये बात ओस्वाल्ड स्पेंगलर कहते हैं। इस बात को सबसे अधिक विस्तार के साथ 20वीं शताब्दी के एक और बड़ा विचारक हुआ है एरिक वोगलिन, और उसकी 5 वॉल्यूम में किताब है ऑर्डर इन हिस्ट्री। एरिक वोगलिन को कम लोग जानते हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म के आने के बाद से, बिहेवियरलिज्म के आने के बाद से राजनीतिक और सामाजिक दर्शन का जो विघटन हुआ 20वीं शताब्दी में, उसको दोबारा से रीओरिएंट करने का जिन लोगों ने काम किया, उसमें लियो स्ट्रॉस, हाना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड के साथ एरिक वोगलिन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। एरिक वोगलिन कहते हैं कि इतिहास के 2 फलक होते हैं, 2 आयाम होते हैं। एक को वो कहते हैं प्राइमरी हिस्ट्री, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी हिस्ट्री। जो उसका डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन है, जो उसका क्षैतिज आयाम है, जो उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, उसको वो कहते हैं वो सेकेंडरी हिस्ट्री है। और उसका जो वर्टिकल यानी जो ऊर्ध्वाधर आयाम है, जो उसका प्रेस्क्रिप्टिव डायमेंशन है, उसको कहते हैं कि वो प्राइमरी हिस्ट्री है। उनका यह कहना है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य जीवन हमेशा अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ के एक फ्लक्स में रहता है, और ऐसे मनुष्य को वो समाज जिसका द्वितीयक इतिहास उसके प्राथमिक इतिहास से जितना नजदीक होगा वो उसको प्रेरित करता है, वो उसमें सुव्यवस्था लाता है। इसलिए ऑर्डर इन हिस्ट्री, ये जो प्राथमिक इतिहास जिसको कहता है, प्राइमरी हिस्ट्री कहता है, उसी को रियल कैपिटल ऑफ नेशन एडमंड बर्क ने कहा है। एडमंड बर्क को हमको याद रखना चाहिए, एक बड़ा कंजर्वेटिव विचारक उसको माना जाता है, और उसी समय नहीं बल्कि इस समय अभी 20वीं शताब्दी में रोजर स्क्रूटन नाम का एक बड़ा विचारक हुआ, अभी शायद किसी संदर्भ में उसकी चर्चा हुई, लगभग 3 दर्जन उसकी किताबें कंजर्वेटिज्म के सिद्धांत पर आई हैं। अभी थोड़े समय पहले उसका देहांत हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहां से वापस इंग्लैंड जाते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका ट्रायल होता है, और उनको सबसे कड़ी जो फटकार लगाई वो एडमंड बर्क नहीं लगाई, और कहा कि आपको एक तो भारतवर्ष जाना नहीं चाहिए था, वो अपने आप में इतनी उद्दाम सभ्यता है, और अगर आप गए भी तो आपको भारतवर्ष को भारतवर्ष की तरह से शासित करना चाहिए था। वो एडमंड बर्क ही है जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स को और उनकी जो नेगेटिव पावर है उसको बहुत जल्दी समझ लिया था, और उसने किताब ही लिखी रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। और उसने कहा इस बात को, बल्कि विलियम ब्लेक जैसे जो विचारक थे उन्होंने कहा कि मॉक ऑन वॉल्टेयर, रूसो, मॉक ऑन, यू आर थ्रोइंग द सैंड अगेंस्ट द विंड एंड विंड विल थ्रो यू बैक टू यू अगेन। कि आप वायु की दिशा के विपरीत में आप धूल फेंक रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, ये धूल ही वापस आकर के आपकी आंखों की किरकिरी बनेगी। तो उस समय भी जो विचारशील लोग रहे, उन विचारशील लोगों ने इस गतिविधि को समझा, और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आदर्श हैं, जो आजकल के लोकतंत्र के आदर्श बने हुए हैं, उनकी गति को समझा। आज भी अभी ऐसे 20वीं शताब्दी में विचारक हैं, ओर्टेगा गैसेट जैसे विचारक, जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की विसंगतियों को उजागर करते हुए अपनी पुस्तक लिखी रिवोल्ट ऑफ मासेस। स्पेनिश भाषा में किताब है जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है, पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो इतिहास को देखने की ये जो आधुनिक गतियां हैं, जो आधुनिक यूरोप की जो दृष्टियां हैं, उनका स्वयं उन्हीं के विचारकों ने खंडन किया। और भारतवर्ष में जो इतिहास की देखने की दृष्टि है, उसको लेकर के इतिहास को यहां कैसे परिभाषित किया गया है, उस परिभाषा से ही उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। भारतीय दृष्टि से इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम यथावृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। कि जो भी कथा और उपदेश के रूप में हमारे सम्मुख उपलब्ध है, जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्ट पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है, वो वस्तुतः भारतवर्ष में इतिहास कहा गया। इसी दृष्टि से आनंद कुमार स्वामी अपनी किताब लिखते हैं, जो उनकी सबसे मैच्योर किताब मानी जाती है मेटाफिजिक्स की दृष्टि से, टाइम एंड एटर्निटी। और वो कहते हैं कि भारतवर्ष में जो इतिहास है वो अनंत की लोक यात्रा है। जो अनंत है, जो इन्फिनिटी है, जो ट्रांसटेम्पोरल, ट्रांसेंडेंटल है, वो किस तरीके से लोक में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वो भारतवर्ष में इतिहास की दृष्टि है। तो इतिहास का प्रश्न, इसको
समझना चाहिए था, लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं की गई। भारतवर्ष की इतिहास दृष्टि और आधुनिक इतिहास की दृष्टि में बहुत फर्क है। तो इसलिए हमारे यहां कभी भी उस प्रकार का इतिहास लेखन नहीं रहा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए थी। विज्ञान के बारे में भी कि हमारे यहां भी विज्ञान रहा, निश्चित रूप से हमारे यहां विज्ञान रहा, अद्वितीय कोटि का विज्ञान रहा, लेकिन आधुनिक विज्ञान की अपनी जो विसंगतियां हैं, वो आधुनिक विज्ञान की विसंगतियां हैं, उसकी विशेषताएं, उसके अभिलक्षण हमको पारंपरिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा अलग करते हैं। आधुनिक विज्ञान ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की जो त्रिपुटी है, जिसे विद्यानिवास जी कहते हैं कि जो समूची भारत के जीवन की साधना है, वो त्रिभंग के संतुलन की साधना है। इस त्रिभंग की जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी में से वो ईश्वर के अस्तित्व को डिस्प्लेस कर देता है। यह भी पुनर्जागरण का ही प्रभाव है। और इसलिए आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में किसी भी ट्रांसेंडेंटल, किसी भी ट्रांसटेम्पोरल, किसी ट्रांस स्पेशियो टेम्पोरल या किसी स्पिरिचुअल डायमेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए प्रोफेसर ए.के. सरन, जो 20वीं शताब्दी के एक बड़े समाज विज्ञानी हुए, लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, सर जानते होंगे, उन्होंने कहा कि ये जो आधुनिक विज्ञान और आधुनिक विचार दृष्टि है, उसका आधार अनमीडिएटेड यूनिवर्सल नॉवेबिलिटी है, कि पूरे संसार की गति को हम अपनी बुद्धि और विवेक से जान सकते हैं। इसके लिए किसी बीच की, किसी श्रेणी की आवश्यकता नहीं है, किसी ईश्वर की, किसी स्पिरिचुअलिटी की, किसी ट्रांसेंडेंटलिटी की, किसी सुपरनेचुरलिटी की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आधुनिक विज्ञान है, वो आधुनिक विज्ञान की आप गति देखिए, दो प्रकार की है। एक तो आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि जो कुछ भी आधुनिक विज्ञान की जो पॉजिटिविस्ट शैली है, यानी अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीजों को ऑब्जर्व करना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, उनको अपनी बुद्धि के आधार पर एनालाइज करना और उसके आधार पर निष्कर्ष प्रतिपादित करना और लेबोरेटरी में उसको दोबारा से प्रूफ करना, आधुनिक विज्ञान की जो दृष्टि है, यही एकमात्र ऑथेंटिक दृष्टि है। और कोई भी विद्या जो आधुनिक विज्ञान की इस दृष्टि से प्राप्त की गई हो, केवल वही कॉग्निजिबल है, बाकी और किसी भी प्रकार की विद्या की कॉग्निजेंस नहीं ली जानी चाहिए। यह आधुनिक विज्ञान की एक मान्यता आई। दूसरी आधुनिक विज्ञान की मान्यता यह है कि चूंकि आधुनिक विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति के प्रश्न को तय नहीं कर सकता, क्योंकि आधुनिक विज्ञान की जो विचार पद्धति है, उसमें क्रिएशन एक्स निहिलो, शून्य से उत्पत्ति हो जाना, निर्गुण ब्रह्म से सगुण की उत्पत्ति हो जाना, इसका सिद्धांत उसके इस व्यवस्था में या उसकी इस ज्ञान पद्धति में स्थान ही नहीं पा सकता। इसलिए उसकी मजबूरी यह है कि आधुनिक विज्ञान की गति अनंत संशोधनीयता या इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी के आधार पर चलती है। मेडिकल साइंस में हम लोग इसको देख सकते हैं। एक बीमारी के लिए आप एक दवा लाए, पेट को ठीक रखने के लिए, थोड़े समय बाद आपने देखा कि उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, उससे आपका सिरदर्द बढ़ रहा है। आपने सिरदर्द के लिए दवा लाई, उससे आपके हार्ट पे असर हो रहा है। हार्ट की आप दवा लाए, उससे आपकी किडनी पर असर हो रहा है। तो ये विज्ञान ये तो कहता है कि हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उस प्रगति के पीछे आप देखिए वो इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी है। और ये कोविड वाले काल में आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। जो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय था, वो केंद्र बना हुआ था दवाइयों को निर्देशित करने का। उसके आधार पर जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोटोकॉल जारी करता था। फिर आपके जो नोडल सेंटर्स होते थे, वो नोडल सेंटर उसको वेरीफाई करते थे या उसको अप्रूव करते थे, और उसके आधार पर कोविड का इलाज होता था। कितने प्रकार की दवाइयां आपने की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेकर के वो टेस्लीजुमैब और फेविपिरावीर और तमाम प्रकार की दवाइयां, तमाम प्रकार के इंजेक्शन आपने उस समय देखा होगा, वो ब्लैक भी हुए, रेमडेसिविर वगैरह। और अंत में जाकर के सारे डॉक्टर्स ने कह दिया कि किसी भी दवाई का कोविड के इलाज से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि कोविड अपने आप में एक वायरस जनित बीमारी है। और वो सारा जो मसला है, वो उस वायरस की शक्ति और आपकी जीवनी शक्ति, जिसे हम लोग इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसके बीच का है। वो आज तक नहीं तय हो पाया कि वो जो वायरस था उसका नेचर नेचुरल था, वो आर्टिफिशियल था, वो फैब्रिकेटेड था, उसके विस्तार की गति क्या थी। आपने देखा पहले फेज में जो हमने उसको रोकने के साधन इस्तेमाल किए, दूसरे फेज में हमने वो साधन बदल दिए। एक फेज में उसका दूसरा प्रभाव था, दूसरे फेज में उसका दूसरा प्रभाव था। तो स्वयं इन्हीं डॉक्टर्स ने कह दिया कि कोविड के मरीजों का जो हमने इलाज किया, वो हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देकर के किया। ये मेडिकल साइंस की शब्दावली है। अगर आपको निमोनिया हो गया तो आपको एंटीबायोटिक दी, अगर आपको बुखार हो गया तो आपको पैरासीटामॉल दिया। पहली बार हम लोगों ने पैरासीटामॉल 650 mg सुना।
और अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हुई, अगर आपको हाइपोक्सिया हुआ तो आपको ऑक्सीजन दी गई। उन्होंने कह दिया कि हमने तो इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया और इन दवाइयों का कोविड के इलाज से कोई संबंध नहीं। तो ये स्वयं आप देखेंगे मेडिकल साइंस में जो इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी का सिद्धांत है साइंस का, जो बड़ा अनिश्चित सिद्धांत है और ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। करोड़ों अरबों डॉलर का मेडिकल साइंस का बिजनेस आपने देखा इस कोविड के दौरान हो गया। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की तो हम लोग लिमसी चूस के जो नींबू पानी पीने से पूरा हो सकता था। और इसके बाद जो साइंस का एक और बड़ा आग्रह है, जैसा हमने आपसे कहा कि विज्ञान केवल अपनी पद्धति से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही ऑथेंटिक और प्रामाणिक मानता है। यह आधुनिक विज्ञान की एक हेजिमोनिस्टिक, एक आधिपत्यवादी धारणा है। और इस मामले में हम लोगों को गैलीलियो वाले प्रश्न को याद करना चाहिए। उसके बारे में बड़ी अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। गैलीलियो वाले इस प्रश्न को अगर आपको विस्तार से देखना है तो दो किताबें हैं। ओवेन बारफील्ड की किताब है सेविंग द अपीयरेंसेस और दूसरी आर्थर कोएस्लर की किताब है स्लीप वॉकर्स। तीसरी किताब अगर आप देखना चाहें तो उसमें सैयद हुसैन नस्र की किताब है मैन एंड नेचर। और चौथी किताब अगर आप देखना चाहें तो जॉन हरमन रेंडल जूनियर की किताब है मेकिंग ऑफ द मॉडर्न माइंड। पांचवी किताब आप देखना चाहें तो रेने गेनो की किताब है क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड और उसका चौथा चैप्टर सेक्रेड एंड प्रोफेन, जिसका हिंदी में अनुवाद गोरखपुर से छपने वाले कल्याण के 24वें वर्ष के विशेषांक, जिसे हिंदू संस्कृति अंक कहा गया, उसमें छपा हुआ है। और उसके अनुवादकर्ता एक शिवशरण नाम के व्यक्ति हैं जो स्वयं फ्रांसीसी हैं और उनका ओरिजिनल नाम एला दानिएलू है। उनकी एक अलग कथा है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगली किताब अगर आपको इसी विषय पर पढ़नी है तो रेने गेनो की ही किताब है, उसको हम लोगों को देखना चाहिए, ईस्ट एंड वेस्ट। और उस किताब का जो दूसरा चैप्टर है साइंस एज सुपरस्टिशन, इसको देखना चाहिए। ये सभी लोग ये बताते हैं, सब पश्चिमी विचारक हैं और सब बताते हैं कि केवल भारतीय नहीं बल्कि परंपरागत विज्ञान की जो अवधारणा है वो परंपरागत विज्ञान की अवधारणा आधुनिक विज्ञान की धारणा से कैसे भिन्न है। गैलीलियो वाले सवाल में पोप अर्बन एर्थ और गैलीलियो ये दोनों मित्र भी थे। चर्च की मान्यता थी कि जो हमारे अपने ब्रह्मांड की संरचना है या जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसकी संरचना है ये जियोसेंट्रिक है। गैलीलियो का यह मानना था कि नहीं, ये हेलियोसेंट्रिक है। इसको लेकर के दोनों के बीच में असहमति थी। पोप ने गैलीलियो से कहा कि देखिए, ब्रह्मांड को देखने की जो दृष्टि होती है वो तुलनात्मक होती है, या वो जो दृष्टि होती है वो सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। आप कहां से चीजों को देख रहे हैं। भारतीय परंपरा में भी दृष्टि भेद से दृश्य भेद हो जाता है। उसने कहा आप कहां से चीजों को देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए बात आपकी भी सही हो सकती है, लेकिन आप यह ना कहिए कि केवल आप ही की बात सही है, बात हमारी भी सही हो सकती है। वैसे ही जैसे आप एक ट्रेन में बैठ करके 100 किलोमीटर की रफ्तार से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हों और बाहर दूर पेड़ के पास एक आदमी खड़ा है, उस पेड़ के पास खड़े हुए आदमी को आप और ट्रेन एक तरफ जाते हुए उसी रफ्तार में दिखाई देंगे और आपको पेड़ और आदमी उसी रफ्तार से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि ट्रेन के सापेक्ष आपकी गति शून्य होती है और पेड़ के सापेक्ष उस आदमी की भी गति शून्य होती है। कहां से आप देखते हैं। गैलीलियो एक समय पर इस बात को मान भी गया, स्वीकार भी कर लिया, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, बात तो मेरी ही सही है, और तब जाकर के आगे विवाद बढ़ता है। इसकी सबसे जो विशद व्याख्या है वो आपको आर्थर कोएस्लर की किताब स्लीप वॉकर्स में मिलेगी। कौन केंद्र में है, आप कभी ध्यान कीजिए। कभी हमने इस बात को अभी दिल्ली में भी कहा, हम लोग जब पूजा का संकल्प लेते हैं, क्या संकल्प में बोलते हैं? ओम तत्सदय तस्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे काल नाम संवत्सरे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे, आज अष्टमी तिथि है, अष्टम्याम तिथौ गुरु आश्रे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्रजेंद्र शर्माहम फला कर्म करिष्ये। यही तो करते हैं ना। अगर आप कभी बद्रीनाथ जाएं और वहां भगवान की सुबह जो महाभिषेक पूजा होती, कभी आप उसमें बैठें तो वहां पंडित जी बहुत लंबा संकल्प दिलाते हैं, लगभग वो 4-5 मिनट लगता है। वो ये भी बताते हैं कि आकाश और पाताल की वो कौन सी विशिष्ट स्थिति है जिसे वो लोग भैरवी चक्र कहते हैं, जहां पर ये मंदिर स्थापित है। वो ये भी बताते हैं कि कौन कौन सा ग्रह जो है किस किस राशि में विचरण कर रहा है। बहुत लंबा संकल्प लेते हैं। इस पूरे संकल्प को आप ध्यान से देखिए। चर्च और
गैलीलियो का जो विवाद है समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम अपनी स्थिति को, जो हमारे एग्जिस्टेंस के दो डायमेंशन है, टाइम एंड स्पेस, उस टाइम एंड स्पेस के सापेक्ष हम अपने आप को पोजीशन करते हैं, सिचुएट करते हैं। ओम तत्सदेतस्य द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे, है ना, जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे काल नाम संवत्सरे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथो गुरुवासरे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्रजेंद्र शर्मा हम अमुक कर्म करिष्ये। इस समूची सृष्टि के केंद्र में उस समय न सूर्य है न पृथ्वी है, समूची सृष्टि के केंद्र में मैं हूं। मैं अपनी पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूं कि स्थान और काल के सापेक्ष मेरी पोजीशन क्या है। आप इसीलिए देखिए, पहाड़ का पंचांग अलग होगा, बंगाल का पंचांग अलग होगा, गुजरात का पंचांग अलग होगा, केरल का पंचांग अलग होगा, काशी का पंचांग अलग हो सकता है, लेकिन इन सारे पंचांगों की गणना अपने आप में सही है। यह उस समय सिद्ध होता है जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं, सभी एक ही बताते हैं। तो इसलिए यह जो एक आधिपत्यवादी अवधारणा है मॉडर्न साइंस की, आधुनिक विज्ञान की, किसी परंपरा में इस आधिपत्यवादी अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए बताना चाहिए था कि जो आधुनिक विज्ञान की जो ये कमियां हैं वो क्या हैं। और अभी भी भारतवर्ष के विचारकों से ज्यादा पश्चिम के विचारकों ने इस बात को रखा। महर्षि अरविंद जरूर इस मामले में अपवाद हैं, जो ये कहते हैं कि भारतीयों ने जब चीजों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की तो वो कितनी दूर तक चले गए किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हुए, आप उसकी सीमा नहीं खींच सकते। लेकिन कभी भी भारतीय चीजों के विश्लेषण करते समय अपनी ज्ञान राशि के केंद्र को नहीं भूले। वो जो उनका आध्यात्मिक केंद्र है, जिस केंद्र में ब्रह्म तत्व स्थित है, उस ब्रह्म तत्व के अस्तित्व को नहीं भूले। इसलिए रेनेगेनो ने लिखा अपने उस लेख में कि भारतवर्ष में सभी विद्याएं वस्तुतः उसी ब्रह्म तत्व का अंश या उसी ब्रह्म तत्व का विवर्त मानी जाती हैं। वो उसका विस्तार है, लेकिन वो उसके विरुद्ध नहीं है। ये विज्ञान की दृष्टि। तीसरी बात जो कही गई वो ये थी कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, आधुनिक संवैधानिक मूल्य, वो भारतवर्ष में नहीं दिखाई देते। और हम लोगों ने कहना शुरू किया, अभी भी हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता, बाद में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भी उसमें जोड़ दिए गए, सभी मूल्य भारत की परंपरा में दिखाई देते हैं। भारत के संविधान में जो भी आपको संवैधानिक मूल्य दिखाई देते हैं, यह ध्यान में रखने की बात है। अप्रिय लग सकती है, लेकिन सत्य है कि भारत के संविधान में रखे गए सारे संवैधानिक मूल्य अनएनकम्बर्ड सेल्फ हैं, वो संदर्भ रहित मूल्य हैं। जिसे हम न्याय कहते हैं, भारतवर्ष में कभी भी न्याय को उस दृष्टि से देखा ही नहीं गया। न्याय को अगर भारतवर्ष में देखा गया तो उस न्याय की दृष्टि से देखा गया जिसे प्लेटो न्याय कहता है, जिसके लिए डाइकी शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए सेंट थॉमस यूनिवर्सल लॉ की बात करते हैं, जिसके लिए भारत में धर्म है, उस धर्म का सबसे समीपस्थ अर्थ जो है वो यूनान में जस्टिस या न्याय है। उसका मूल शब्द जस्टिशिया है। वो ये वाला न्याय नहीं है कि कुछ लोगों को हम चुनेंगे, चुन करके भेजेंगे, वो बैठेंगे, वो बैठ करके कुछ विधान बनाएंगे, उन विधानों के ऊपर जो सही और गलत होगा उसके ऊपर न्याय की स्थापना होगी और राज्य चलेगा। वहां न्याय का स्रोत धर्म है और उसी धर्म के आलोक में विधि की रचना होती है और वो विधि फिर राज्य का संचालन करती है। और इसलिए संप्रभुता का भी वो अभिप्राय नहीं है। संप्रभुता हमारे यहां राज्य के अंदर की चीज नहीं है, बल्कि संप्रभुता जो है वो राज्य की सारी संरचना के ऊपर स्थित है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है धर्म को छत्रस्य छत्रम, जो छत्र के ऊपर भी स्थित है। तो संप्रभुता की जो आधुनिक अवधारणा है और संप्रभुता की जो भारतीय परंपरागत अवधारणा है, उसमें भी फर्क है। तो लोकतंत्र के लिए कई प्रकार के हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। जनतंत्र इस्तेमाल करते हैं, हम लोग प्रजातंत्र इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का कतई अनुवाद नहीं है और डिमोस को तो एक बहुत ही खराब शब्दावली माना गया। लोक का तात्पर्य भारतवर्ष में शास्त्र, धर्म और प्रकाश के आलोक से आलोकित जन से, लोक से ही आलोक बना है, प्रकाश बना है। जिनको शास्त्र, धर्म, न्याय, सत्य का प्रकाश प्राप्त होगा वो लोक हैं और उनका तंत्र लोकतंत्र है। और इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि वस्तुतः भारतीय वे लोग हैं जिनके अंदर अपने शास्त्र, अपनी मर्यादा, अपने धर्म
अपनी नीति का त्याग करने या उससे स्खलित होने में लज्जा की अनुभूति होती है। आचार्य विश्वनाथ शास्त्री दातार काशी की परंपरा में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सुमंगला टीका करने वाले बहुत ही सुनामधन्य आचार्य रहे हैं, वो भी और उनके गुरु राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी। वो कहते हैं कि जैसे हम लोग शुक्ल यजुर्वेद से भगवान का षोडशोपचार करते हैं, उसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद भी हमारे यहाँ, उसमें भी एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में भगवान विष्णु की 2 पत्नियां मानी गई हैं, एक श्री और एक ह्री। श्री का मतलब होता है संपत्ति, समृद्धि, जो आप कहते हैं लक्ष्मी, और ह्री का मतलब होता है लज्जा। यानी श्री का निवास ह्री के साथ ही है। यदि आपको अपने धर्म पथ का त्याग करने में लज्जा की अनुभूति नहीं होती तो श्री आपके यहां रुक ही नहीं सकती। और इसीलिए आप दुर्गा सप्तशती को देखिए, या श्री स्वकृताम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतयाम हृदय बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभस्य लज्जा ते त्वाम नत स्म परिपाले देवी विश्वम। वहां भी लक्ष्मी और लज्जा को साथ साथ उनका स्मरण किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। निर्लज्ज लोगों के यहां बहुत देर तक लक्ष्मी का निवास नहीं होता, इसलिए लज्जा और मर्यादा हमारे यहां बहुत महत्व की चीजें हैं। ये लोक को अगर आप उसका निर्वचन करें, उसकी अगर आप व्याख्या करें, उसका विस्तार करें, तो ये चीजें यहां तक जाती हैं। इसके पर्यायवाची के रूप में हम लोग जनतंत्र और प्रजातंत्र को ले लेते हैं। जन, सर 12 बज रहा है, 12:30 तक तो। जन के लिए हमारे यहां बद्री शाह की एक पुस्तक है जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, वो बताते हैं कि जन क्या है। और इसी तरीके से जो प्रजा शब्द है, उस प्रजातंत्र प्रजा की भी अपनी मर्यादा है। प्रजातंत्र में एक राजा और एक प्रजा की अनिवार्य भूमिका है। दोनों धर्मशील हैं और दोनों इतने धर्मशील होने की उनसे अपेक्षा की गई है कि देवता और पितर संतुष्ट हो, प्रकृति अनुकूल हो, राजा और प्रजा के बीच में सद्विश्वास कायम हो। हम लोग आजकल राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य का यह केंद्रीय सूत्र है कि भगवान राम अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं। ये फंडामेंटल है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जिस विज्ञान, जिस इतिहास या जिन संवैधानिक मूल्यों को हम लोगों ने एक झटके में मान लिया पश्चिमी आरोपों का जवाब देने के लिए, वो वस्तुतः उस रूप में नहीं थे। आजकल उसी प्रकार की उत्तेजना में हम लोग कई बार विश्वगुरु की संकल्पना, महाशक्ति की संकल्पना, या योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, गीता, इनके वैश्वीकरण को एक बड़ी उपलब्धि मानने लगे हैं। ये ठीक है कि हमको अपनी गुरु परंपरा के ऊपर अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया की हर एक सभ्यता को उनकी अपनी सामर्थ्य और उनकी अपनी अभिरुचि के अनुसार प्रवर्तक भी प्राप्त हुए हैं और परवर्ती आचार्य भी प्राप्त हुए हैं। वो चाहे ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मिडवल क्रिश्चियन ट्रेडिशन हो, चाहे वो अरेबिक ट्रेडिशन हो, चाहे वो इंडियन ट्रेडिशन हो, चाहे वो चाइनीज ट्रेडिशन हो। उनके यहां भी आप देखिए, वो हेराक्लाइटस हैं, पाइथागोरस हैं, पार्मेनाइड्स हैं, सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं। इधर फिर आप आइए, सिसरो हैं, बोथियस हैं, प्लोटिनस हैं। उधर उनके सेंट एक्विनास हैं, एडमंड बर्क हैं, जोसेफ पाइपर हैं, मिस्टर एकहार्ट हैं, विलियम ब्लैक हैं, जीके चेस्टरटन हैं, रोजर स्टूटन हैं, टी.एस. इलियट हैं। एक लंबी परंपरा उनके यहां भी है। इधर आपके अल फराबी हैं, अल गजाली हैं, अबू बकर हैं, दारा शिको हैं, सैयद हुसैन नस्र हैं, फ्रिजुफ श्वान हैं 20वीं शताब्दी तक। इधर आप देखिए वो लाओ त्से और कन्फ्यूशियस हैं, जिनकी कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और हमारे यहां तो एक सुदीर्घ परंपरा है। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को बार बार विश्वगुरु विश्वगुरु कह करके अपने दायरे को बंद करें, हमको ये होना चाहिए कि हमारे अंदर अपनी गुरुता का आभास हो, उसको लेकर के हमारे अंदर आत्मविश्वास सृजित हो, लेकिन विश्व के साथ संवाद का रास्ता भी हमको खुले रखने चाहिए। इसी प्रकार नॉलेज इज पावर बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि ये घृणित समीकरण है। नॉलेज इज वर्च्यू। परंपरा में नॉलेज को, ज्ञान को सद्गुण माना गया है। और अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अगले 2047 तक जब हम विकसित भारत होंगे तो चीन को और यूरोप को और अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होंगे, तो ये बातें हम लोग पहले यहां कर चुके हैं कि चीन, अमेरिका और रूस की जो स्थितियां हैं वो कहां हैं। रूस किस तरीके से थके हारे लोगों का, बूढ़े लोगों का, लाचार बच्चों का एक महाद्वीप बन चुका है। अमेरिका किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स का, बीमा का, इंश्योरेंस का, वेपन्स के व्यापार का, और अब तो पोर्नोग्राफी का सहारा लेने लगा है।
और चीन में उसके विकास के परिणाम स्वरूप वहां का सामाजिक विश्वास कितना दरक चुका है, कल हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। वहां के 2/3 बच्चों के पिता अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। चीन एक डरे हुए लोगों का और डराने वाली सरकारों का एक समाज बन चुका है। तो यह भी हमको देखना चाहिए। और ये जो गीता और आयुर्वेद और योग और शास्त्रीय संगीत की बात है, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सारी चीजें हमारी अपनी तासीर के अनुरूप हैं। अगर आप इनको आवश्यकता से ज्यादा अनुचित तरीके से अतिशय आवेग और उत्साह में यदि आप खोलेंगे तो ये अंत में जाकर के केवल मार्केट की वस्तु बनेंगे, और ये मार्केट की वस्तु बन रही है। इनके साथ, आयुर्वेद के साथ, गीता के साथ, शास्त्रीय संगीत के साथ, योग के साथ हमारी अपनी जीवन दृष्टि और उसकी तासीर क्या है, इसको समझना चाहिए। ये जो गलती हुई या ये जो कमी रह गई हमारे विचारकों से, उसको हम लोगों को देखना चाहिए, और उसमें आनंद कुमार स्वामी एक बड़ी कुंजी है। इसी के सापेक्ष आप देखेंगे, इस नेशनलिस्ट विचारधारा के सापेक्ष भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों का उदय होता है, और जो विश्वविद्यालय बने उसमें 3 प्रकार की अप्रोच एक साथ दिखाई देती है: सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच और मार्क्सियन अप्रोच। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जो तर्क सामने आ रहे थे, उन तर्कों को मजबूत बनाने का काम, उसी डायनामिक्स के आधार पर समाज की गतिकी को समझने का काम समाजशास्त्र ने किया। जो इंपेरियलिज्म या जो साम्राज्यवाद आ रहा था, उसके तर्कों को पुष्ट करने का काम हमारे यहां आरंभ में एंथ्रोपोलॉजी ने किया। यूरोप के मैन की कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं होती, केवल रामापिथेकस, पेकिंग मैन, जावा मैन, एंटरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, केवल इनकी एंथ्रोपोलॉजी बताई जाती है। और इसीलिए प्रोफेसर ए के शरण कहते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ना हुई होती तो सोशियोलॉजी का शायद अस्तित्व न होता, और अगर इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद ना आया होता तो शायद एंथ्रोपोलॉजी ना होती। ये जिसे हम लोग सिविलाइजिंग मिशन कहते हैं, या जिसे हम लोग ये व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी कहते हैं, इसको बल प्रदान करने में एंथ्रोपोलॉजी की बड़ी भूमिका है। और संयोग से भारतीय विश्वविद्यालयों का सारा विद्या विमर्श इस समय ये जो सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, यही उसको निर्धारित कर रहा है। और या फिर वो मार्क्सियन पॉइंट ऑफ व्यू, जो उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही सारी मानवीय की गतिकी को, कला को, साहित्य को, संस्कृति को, सभ्यता को, इतिहास को, सब कुछ परखने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, अब हम उस धारा पर आते हैं जिस धारा की बहुत कम समझ हमको रही और जिस धारा को आनंद कुमार स्वामी बिलोंग करते हैं। 20वीं शताब्दी में इन 3, 4, 5 धाराएं, ओरिएंटलिज्म, नेशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच और मार्क्सियन अप्रोच के सापेक्ष कुछ ऐसे विचारकों का उदय होता है जो ये मानते हैं कि इन विचारधाराओं में जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों के माध्यम से भारतीय समाज की गतिकी को समझाया नहीं जा सकता। उसमें हम सबसे पहले गांधी का नाम ले सकते हैं। गांधी का हिंद स्वराज 1909 में जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका वापस जाते हैं तो किल्डोन एंड कैसल नामक एक जहाज पर 10 दिन में इस ग्रंथ को लिख देते हैं। गांधी इस ग्रंथ को लिखते हुए इतने उद्वेलित थे कि जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे। एंथनी परेल ने अपनी किताब हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स में, जो कैम्ब्रिज से प्रकाशित हुई है, ये लिखा है कि कितने पेज गांधी ने दाएं हाथ से लिखे, कितने बाएं हाथ से लिखे। तत्कालीन आधुनिक यूरोपीय समाज की जितनी आत्ममुग्धकारी उपलब्धियां थीं, सबको गांधी ने एपिस्टेमोलॉजिकली न केवल चैलेंज किया बल्कि रिजेक्ट कर दिया। वो चाहे उनकी पार्लियामेंट हो, वो चाहे उनकी न्याय व्यवस्था हो, चाहे उनका मेडिसिनल सिस्टम हो, चाहे उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, चाहे उनका इंडस्ट्रियल सिस्टम हो। और इस दृष्टि से गांधी के हिंद स्वराज को समझने की आवश्यकता है। गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने समय की संगति और विसंगति को समझने की विलक्षण अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। उस बात को कहने का अप्रतिम साहस उनके अंदर मौजूद था, और उन बातों को अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध करने की जिजीविषा भी गांधी के अंदर थी। गांधी को इस दृष्टि से देखने और समझने की आवश्यकता है, उनकी सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है। उसी समय विवेकानंद ने जो सवाल खड़े किए, बहुत कम उनकी आयु रही, वो सवाल अभी भी हम लोग हल नहीं कर पाए। ईस्ट एंड वेस्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड मैटेरियलिज्म, माइंड एंड मैटर, ये जो बाइनरीज के सवाल विवेकानंद के सामने आए, वो अभी भी बाइनरीज हमारे सामने पोस्ट मॉडर्निटी के आने के बाद भी जीवित हैं, और उनसे जो उपजने हुए सवाल हैं अभी भी हम हल नहीं कर पाए हैं। तीसरे विचारक उसमें जिनका हम लोग नाम लेना चाहेंगे, वो केसी भट्टाचार्य। केसी भट्टाचार्य की वैसे तो और बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उन्होंने हुगली में अपने विद्यार्थियों को एड्रेस करते हुए एक भाषण दिया जो स्वराज इन आइडियाज के नाम से प्रकाशित है, बहुत छोटा सा है। और उन्होंने इस भाषण में यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से
जो हमारी आज की स्थिति है और जो युगानुकूल हमारी आवश्यकताएं हैं, उनके बीच में एमलगमेशन कितना होना चाहिए, जो क्वेश्चन ऑफ रेशियो या प्रोपोर्शन है, उसको उन्होंने अपने इस लेख में हैंडल किया। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के 3 भाषण जो उन्होंने भारत में, जापान में और अमेरिका में दिए, नेशनलिज्म के नाम से प्रकाशित हुए हैं कि नेशनलिज्म की क्या अपनी आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी अपरिहार्यताएं हैं और उसके क्या खतरे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था और उस चीज को वो देख रहे थे। कोविड काल के बाद भी देखिए पूरी दुनिया में नेशनलिज्म को लेकर के किसी प्रकार की लहर चल रही थी। भारत में नरेंद्र मोदी थे, वहां इमरान खान थे, वहां पुतिन हैं, वहां वो आपके ट्रंप हुआ करते थे, वहां आपके कनाडा में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, न्यूजीलैंड में देखिए, फ्रांस में देखिए। एक बार ऐसा फिर से लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की राष्ट्रवादी जो शक्तियां हैं फिर से उभार पा रही हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चौथे व्यक्ति उस समय है बद्री शाह। बद्री शाह को लोग कम जानते हैं, उनकी पुस्तक दैशिक शास्त्र है। जो चिति का प्रश्न हमने लिया है वो दैशिक शास्त्र से ही लिया है। 1921 में उनकी सदाशिव पेठ पूना से यह पुस्तक प्रकाशित होती है दैशिक शास्त्र के नाम से। बद्री शाह अल्मोड़ा के रहने वाले थे और वहां पर कौशिकी नदी के किनारे रहने वाले एक सोमवारी जी बाबा महाराज थे, उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको यह पुस्तक प्राप्त हुई थी। बद्री शाह ने यह किताब लोकमान्य तिलक को समर्पित की और गांधी जी को इन्होंने उनकी सहमति जानने के लिए भेजा था। गांधी जी ने इस किताब के बारे में लिखा हुआ है कि पहले तो मैं इसके शीर्षक को देखकर नहीं समझ पाया कि इसका कथ्य क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, लेकिन जब मैंने आद्योपांत इस पुस्तक को पढ़ा तो मेरा यह विश्वास हो गया कि किसी भी महाविद्यालय में जहां पर अर्थशास्त्र और राजनीति को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता हो, इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। गांधी जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप उपनिषदों और गीता को राजनीति की भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको दैशिक शास्त्र का पाठन करना चाहिए। दैशिक शास्त्र में जाति का क्या स्वरूप है, देश का क्या स्वरूप है, स्वतंत्रता का क्या स्वरूप है, अर्थायाम का क्या स्वरूप है, सुजननिकी का क्या संबंध है, अधिजनन शास्त्र का क्या संबंध है, इन तमाम प्रश्नों को अलग अलग कहानी के अलग अलग अध्यायों में बद्री शाह ने लिया है। वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी जाति या देश को अपने जन्म के साथ कुछ विशेष अभिलक्षण प्राप्त होते हैं, उनको चिति कहा जाता है। और उन अभिलक्षणों की सुरक्षा करने के लिए उस देश या राष्ट्र के लोगों में जो आत्मत्याग और बलिदान करने का भाव होता है उसको विराट कहा जाता है। जब तक किसी जाति या किसी राष्ट्र का चिति और विराट जागृत रहता है तब तक वो राष्ट्र सुमन्नति को प्राप्त होता है, और जैसे उसकी चिति और विराट में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, वो राष्ट्र फिर जो है उसका तिरोभाव होने लगता है और वो दूसरे की भोज्य वस्तु बनने के सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये चिति का प्रश्न आकर के फिर 1965 में जो दीनदयाल जी ने बंबई में अपने 4 भाषण दिए 25 से 28 अप्रैल 65 को, उन भाषणों में उन्होंने चिति का जिक्र किया है। आजकल के लोग, ज्यादातर लोग जानते हैं कि जो चिति का प्रश्न है वो दीनदयाल जी का प्रश्न है। वस्तुतः चिति का प्रश्न जो बद्री शाह ने 1921 में उठाया था। दीनदयाल जी के भाषण वो आखिरी व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आजादी के बाद, खासकर जेपी आंदोलन के बाद, तो इस देश में कुछ ऐसे राजनेताओं की और ऐसे लोगों की फौज आ गई जो लगता है कि अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के बारे में बेगाने हैं, और उनको अपने आप को बेगाने बताने में शर्म की नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति होती है। दीनदयाल जी के वो जो 4 भाषण है, किसी भी रिसर्चर को, किसी रिसर्च स्कॉलर को, किसी भी स्कॉलर को पढ़ने चाहिए। भारतीय और जो आधुनिक पाश्चात्य लोकतंत्र और समाजवाद के मानदंड है उनमें क्या फर्क है, चिति का प्रश्न क्या है, गोखले और गांधी की क्या नीतियां और उनका क्या महत्व है, और हमारे आधुनिक आर्थिक तंत्र की क्या समस्याएं हैं, उसको उन्होंने मशीन, मैकेनिज्म, मैन, मनी इत्यादि के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। व्यवस्था के लिहाज से, प्रस्तुति के लिहाज से, तर्क के लिहाज से और दृष्टि के लिहाज से, सभी लिहाज से दीनदयाल जी के इन भाषणों को पढ़ना चाहिए। इस बीच में 2 लोग और आते हैं जो बहुत महत्व के हैं, महर्षि अरविंद। और महर्षि अरविंद की जो बहुत सारी किताबें हैं, भारतीय राजनीतिक विचारकों में महर्षि अरविंद सबसे व्यवस्थित और सबसे विशद विचारक है। उनके कार्य को पांडिचेरी आश्रम ने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रकाशित भी किया है, बहुत अच्छे तरीके से। उनके शताब्दी वर्ष में बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रकाशित किया कि किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। महर्षि अरविंद की जो एक पुस्तक है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो किताब है भारतीय संस्कृति के आधार, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में महर्षि अरविंद कहते हैं कि विलियम आर्चर नाम के अंग्रेज ने यह सवाल उठा दिया कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है? अभी भी ये सवाल उठते रहते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर सर जॉर्ज वर्डवुड के द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न का बहुत व्यवस्थित उत्तर देने की आवश्यकता है। और वो एक ही किताब लगभग 5 खंडों में है। एक में वो भारत की धर्म और अध्यात्म की परंपरा का वर्णन करते हैं,
दूसरे में उसके अधिष्ठान स्वरूप उसके समाज का वर्णन करते हैं। उसके बाद वो उस समाज के पोषक के रूप में यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कला दृष्टि, जिसमें वो स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सभी को समाहित करते हैं, और फिर आगे चल करके उसके प्रशासन और उसके राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं। अद्भुत पुस्तक है। अगर भारतीय चिति के पूरे प्रश्न को समझना हो तो महर्षि अरविंद की इस किताब का हम लोगों को अवलोकन करना चाहिए। और अब आते हैं आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी को लोग कम जानते हैं, उसके कारण मैंने आरंभ में आपको बताने की कोशिश की। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में और उनकी मृत्यु 1947 में होती है। उनके पिता श्रीलंका के एक बहुत ही नोबल सिंघली व्यक्ति थे। उस समय जो बहुत गिने चुने बैरिस्टर लोग थे उसमें उनके पिता का नाम था, और वो खुद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने जो बौद्धों के ग्रंथ हैं दठावंश और सुत्त निपात, उनका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। उन्होंने एक ब्रिटिश महिला से विवाह किया, और वो जो महिला थी वो केंट प्रांत की रहने वाली थी, ब्रिटेन की। जैसे आपने यहाँ प्रांत है उनके काउंटी होती हैं, तो केंट की रहने वाली थी। केवल जब 2 वर्ष के आनंद कुमार स्वामी थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ उनको अपने साथ लेकर के इंग्लैंड चली गई, और वहीं पर वाइक्लिफ कॉलेज और लंदन विश्वविद्यालय में आनंद कुमार स्वामी की शिक्षा दीक्षा हुई। मुख्य रूप से बॉटनी और जियोलॉजी उनके विषय थे। अपनी मां के इस योगदान का स्मरण करते हुए आनंद कुमार स्वामी अपने नाम में अपनी मां का भी नाम जोड़ते हैं, और वो आनंद केंटिश कुमार स्वामी उनका नाम, AK कुमार स्वामी। उसके बाद लगभग 26 वर्ष की आयु में 2003 में आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका लौटते हैं, और अपनी डिग्री और अपनी पढ़ाई के आधार पर उनको श्रीलंका मिनरोलॉजिकल सर्वे में डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है। उस कार्य को करते हुए उन्होंने बहुत सारे एक्सकेवेशंस किए, बहुत सारी उनको उसमें कलाकृतियां मिली। अब देखिए, ध्यान उनका पत्थरों की तरफ नहीं गया, कलाकृतियों की तरफ गया। उन्होंने एक श्रीलंका में मिनरोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी की भी स्थापना की। उन्होंने वहां से एक जर्नल भी निकाला। उन्होंने मिडवल इन सिंहलीज आर्ट के नाम से एक किताब भी उसी समय उनकी प्रकाशित हुई। और उसके बाद फिर आनंद कुमार स्वामी ने भारत का भी भ्रमण किया। उनका जो ननिहाल था वो तमिलनाडु में था। आनंद कुमार स्वामी ने जब भारत का भ्रमण किया तो वो टैगोर परिवार के अतिथि बने, और वहां पर उनका संपर्क रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बसु से हुआ। आनंद कुमार स्वामी उस समय तक भारत की कला और वहां की कलाकृतियों को काफी कुछ न केवल समझ चुके थे, बल्कि बहुत कुछ उन्होंने एकत्र भी कर लिया था। ये वो समय था जब वो एक बार इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से फिर भारत वापस आते हैं। जब वो इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में भी जो आधुनिक उद्योगवाद है उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, जिसको चलाने वाले में विलियम मॉरिस थे, विलियम ब्लैक थे, या आपके चार्ल्स डिकेंस थे, उसमें आपके और भी कुछ नाम हैं जो उस समय इंग्लैंड में आधुनिक उद्योगवाद के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे। उसमें जॉन रस्किन का भी नाम है, मैथ्यू आर्नल्ड का भी नाम है। तो आनंद कुमार स्वामी इस पूरे प्रभाव को लेकर के एक बार दोबारा भारतवर्ष आते हैं, और उनकी मंशा होती है कि जो कुछ भी उन्होंने कलाकृतियां एकत्रित की हैं उनका बनारस जैसी किसी जगह पर भारत कला मंदिर जैसी कोई संस्था बना करके वो उसको वहां पर स्थापित करें। लेकिन आप जानते हैं कि वो जो काल था भारतवर्ष में बहुत ही टर्बुलेंट दौर था, वो आजादी का संघर्ष चल रहा था, और उस समय इस प्रकार के किसी सुव्यवस्थित काम के लिए किसी के पास कोई समय नहीं था। उसी समय किसी दौरान एक विदेशी से उनकी मुलाकात होती है, और आनंद कुमार स्वामी अपनी उन सारी कृतियों को लेकर के अमेरिका चले जाते हैं। बोस्टन का जो नेशनल म्यूजियम है उसमें उन्होंने इंडियन आर्ट की एक गैलरी एस्टेब्लिश की। उसमें उन सारी मूर्तियों, अपनी सारी कलाकृतियों को रखा। जीवन भर वे उसके क्यूरेटर रहे, उनकी कैटलॉगिंग की, उनका क्लासिफिकेशन किया, उस पर कमेंट्री लिखी, और उन्होंने पूरी दुनिया को न केवल भारत की बल्कि एशियन और ईरानियन आर्ट की जो विधा है उससे परिचित कराया। आनंद कुमार स्वामी बहुभाषाविद हैं। वो लगभग 1 दर्जन शास्त्रीय भाषाओं के जानकार हैं। उसमें लैटिन भी है, ग्रीक भी है, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, हिब्रू भी है, संस्कृत भी है, पाली भी है, चाइनीज भी है। वो ये सब भाषाएं जानते थे। एक बार उनके पुत्र रामापी कुमार स्वामी जो एक कार्डिक डॉक्टर रहे अमेरिका में, अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हुआ, उन्होंने भी अपने पिता के काम को काफी आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पिता को चाइनीज भाषा से कुछ ट्रांसलेशन करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि पिताजी ये कौन सी भाषा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि चाइनीज है। तो रामापी कुमार स्वामी ने कहा कि आपने ये तो नहीं बताया था कि आप चाइनीज भी जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाइनीज नहीं जानता, केवल अनुवाद कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप भाषा जानना किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाषा जानने का तात्पर्य यह है कि उस भाषा में कार्य करते वक्त न केवल आपको डिक्शनरी की जरूरत न पड़े, बल्कि उस भाषा की एटाइमोलॉजी यानी उसकी जो निरुक्ति है, उस निरुक्ति से भी आप पूरी तरह से परिचित हो। इस लेवल पर वो लगभग 1 दर्जन क्लासिकल लैंग्वेजेस को जानते थे।
आनंद कुमार स्वामी ने जो उदाहरण दिए हैं, अगर आप उनकी किताबों को देखें तो 30-30, 32-32 पेज के आर्टिकल है, उन पर 125 पेज की कमेंट्री है। जो बात एक लाइन में कही जा सकती है उसको उन्होंने 2 पैराग्राफ में कहा है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, वो लगातार उदाहरण देते चले गए हैं। और उनके उदाहरण कहां से हैं? वो हेराक्लाइटस से शुरू करते हैं, उसमें प्लेटो भी है, उसमें प्लोटिनस भी है, उसमें सिसरो भी है, उसमें बोथियस भी है, उसमें मिस्टर एकहार्ट भी हैं, उसमें जो पर्शियन और अरेबिक थिंकर्स हैं वो भी हैं, उसमें लाओ त्से भी हैं, उसमें कन्फ्यूशियस भी हैं, और भारत की परंपरा में उसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, संहिताएं भी हैं, उपनिषद भी हैं, पुराण भी हैं, महाकाव्य भी हैं, कालिदास भी हैं, बौद्ध धर्म के तमाम ग्रंथ हैं, उनका वो उदाहरण देते चलते हैं, जैन धर्म के तमाम ग्रंथ हैं, उनका वो उदाहरण देते चलते हैं। तो इतना समृद्ध साहित्य आनंद कुमार स्वामी का, इतनी उनकी समृद्ध विचार दृष्टि है। मुख्य रूप से जो आनंद कुमार स्वामी की जो रचनाएं हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उनकी तत्वशास्त्रीय रचनाएं, उनकी कलाशास्त्रीय रचनाएं और उनकी समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों पर लिखी गई रचनाएं। उनकी अगर आप तत्वशास्त्रीय रचनाओं को देखना चाहें तो उसमें आप उनकी टाइम एंड एटर्निटी को देख सकते हैं, उसमें आप उनकी फिगर ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ थॉट को देख सकते हैं, उसमें आप उनकी हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को देख सकते हैं, उसमें आप उनकी न्यू अप्रोचेस टू वेदास को देख सकते हैं, और उसमें आप उनकी डांस ऑफ शिवा को देख सकते हैं जो सबसे प्रसिद्ध रचना है। कला के क्षेत्र में अगर आप देखें तो आप उनकी आर्ट एंड स्वदेशी को देख सकते हैं, इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट को देख सकते हैं, यक्षाज को देख सकते हैं, आप विश्वकर्मा को देख सकते हैं, या इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरिएंटल एंड क्रिश्चियन फिलॉसफी ऑफ आर्ट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट, जो कि कलाविदों के लिए एक पाठ्यपुस्तक मानी जाती है, इनको आप देख सकते हैं। और समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों पर जो उनकी रचनाएं हैं उसमें आप मुख्य रूप से एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म को देख सकते हैं, उसमें आप उनकी ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर एसेज को देख सकते हैं, और उसमें आप उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर को देख सकते हैं। ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। विशेषता आनंद कुमार स्वामी की यह है कि चाहे उनकी वो कलाशास्त्रीय रचनाएं हों, चाहे वो तत्वशास्त्रीय रचनाएं हों, और चाहे समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों पर लिखी गई रचनाएं हों, उनमें आपको दृष्टि की एक सूत्रता सर्वत्र विद्यमान दिखाई देती है। ये सबसे खास बात आनंद कुमार स्वामी में है। इतना विशद और इतना, जिसे मैथमेटिकल प्रिसीजन कहते हैं, इस मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ आपको शायद ही और कोई विचारक मिले। आनंद कुमार स्वामी अपनी किताब एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म की भूमिका में कहते हैं कि नेशंस आर मेड नॉट बाय ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस बट बाय पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स। आनंद कुमार स्वामी इसी पुस्तक में कहते हैं कि भारत में शिक्षा का क्या हाल है और शिक्षा संस्थाओं और संगीत किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और भारतवर्ष में जो वर्तमान समय है वो शिक्षा और कला और संगीत को कैसे हतोत्साहित कर रहा है, और ये कितना विपरीत है। वो जब आर्ट एंड स्वदेशी में लिखते हैं कि स्वदेशी सिंसेरिटी, तो कहते हैं कि स्वदेशी और कुछ नहीं है, वस्तुतः स्वदेशी अपनी चिति का अपने जीवन में रूपांतरण है। जब वो कला के ऊपर बात करते हैं तो कहते हैं कि कला वस्तुतः मनुष्य के आत्म परिष्कार का भी, उसके सेल्फ रिफाइनमेंट का भी साधन है, उसकी आत्मपूर्णता यानी सेल्फ फुलफिलमेंट का भी साधन है, और उसके आत्मोन्नयन यानी सेल्फ अपलिफ्टमेंट का भी साधन है। कला को इस रूप में देखते हैं, और वो कहते हैं कि कला और कुछ नहीं है, वो तत्व की भावात्मक और रूपात्मक अभिव्यक्ति है। वो कला को भी देखिए कैसे तत्व के साथ जोड़ते हैं। जब वो राजनीति के प्रश्न पर आते हैं तो कहते हैं कि जो वैदिक प्रत्ययों में हमारे यहाँ, अभी हमने चर्चा की थी कभी, जो ये इंद्र और वरुण का संबंध है, जो अग्नि और वरुण का संबंध है, जो बृहस्पति और इंद्र का संबंध है, ये जो वैदिक प्रत्यय हैं, ये वस्तुतः हमारी समाज रचना और राजनीतिक रचना के आधारभूत सूत्र हैं। इनको वो सेसरडोटियम एंड रेग्नम या स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर कहते हैं, जिसे हम लोग पुरुष और प्रकृति कहते हैं। वो कहते हैं कि यही कारण है कि जो सिद्धांत हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था पर लागू होता है और विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वही हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर भी लागू होता है, और राजा की कोरोनेशन सेरेमनी के समय यानी उसके राज्याभिषेक संस्कार के समय भी वही मंत्र पढ़े जाते हैं। एक ही सेलेस्टियल और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो इस पर लागू होता है। अब बस सर 2-3 मिनट और, जो आनंद कुमार स्वामी ये पूरी बात कहते हैं, उस पूरी बात को हम नट शेल में कैसे समझ सकते हैं, 2-3 मिनट में कह दूं, हालांकि अपने आप में एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है। आनंद कुमार स्वामी, महर्षि अरविंद, ये सभी लोग इस बात को मानते हैं। इस बात को मुख्य रूप से गोविंद चंद पांडे सर ने इसको हाईलाइट किया है कि दुनिया की सभ्यताओं में ऊपर ऊपर तो बहुत सारी आपको समरूपताएं दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी सभ्यता की जो मूल विशेषता होती है उसके कोर या केंद्र में निहित होती है। और इसलिए जो भारतीय सभ्यता है उसका जो कोर है वो एक आत्म जिज्ञासा मूलक सभ्यता होने में है। वो एक सेल्फ रियलाइजेशन ओरिएंटेड सिविलाइजेशन है।
वो एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन है, और वो इंक्वायरी क्या है? आत्मबोध की जिज्ञासा, हु एम आई, ये उसका फंडामेंटल सवाल है। ये जो हु एम आई आत्म जिज्ञासा का प्रश्न है, ये सभी भारतीयों के दिलो दिमाग पर एक अवान्तर कथा या एक बैकग्राउंड स्टोरी की तरह से घूमता रहता है। इसी के आधार पर हमारे यहाँ रीत यानी ऑर्डर की व्यवस्था है, जो आगे चल करके धर्म कहलाया। धर्म का ही सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ संस्कृति है, और उसी का हार्डवेयर हमारे यहाँ सभ्यता है। आजकल संस्कृति के अंदर धर्म को पढ़ाया जाता है, जबकि परंपरा में धर्म को ही संस्कृति और सभ्यता का आधार माना गया है। इसी बात को हमारे यहाँ जो हमारी पूरी वांग्मय परंपरा है, वो वैदिक परंपरा है। उसके अंदर जो है षड दर्शन है ना, योग वेदांत मीमांसा इत्यादि, और उसको समझने के लिए जो षडांग हैं, छंद व्याकरण निरुक्त इत्यादि, ये सब हैं। इस प्रकार के वांग्मय को प्राप्त करने की सामर्थ्य हो हमारे अंदर, इसके लिए हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में स्मृतियां हैं। ये सारा ज्ञान हमारे जनमानस में संचारित हो, इसके लिए हमारे यहाँ पुराण हैं, और पुराणों के साथ साथ हमारे यहाँ रामायण महाकाव्य, या आप इसमें कालिदास वगैरह को शामिल कर सकते हैं, ये सब महाकाव्य इत्यादि हैं। और ये सब कुछ प्रकारांतर में आगे चल करके कालांतर में, चाहे वो भारवी हो, भवभूति हो, भर्तृहरि हो, आनंदवर्धन हो, अभिनव गुप्त हो, चाहे वो चरक हो, पतंजलि हो, पाणिनि हो, भरत हो, या आगे के परवर्ती 20वीं शताब्दी तक की आचार्य परंपरा हो, वो वस्तुतः इसी को धारित करती है। ऐसी वांग्मय परंपरा और ऐसे जीवन दर्शन को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ विशेष लक्षणों से युक्त एक समाज है, जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर, त्रिगुण के सिद्धांत पर, चतुशास्त्रम के सिद्धांत पर, और चतुष्पुरुषार्थों के सिद्धांत पर, और 3 ऋणों के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जीवन की निवृत्ति और प्रवृत्ति, इन दोनों का समावेलन हो जाता है। जो कुछ भी हमको जीवन में प्राप्त हुआ है, उसके प्रति जो मनुष्य की कृतज्ञता कैसे अर्पित करनी है, उसके लिए हमारे यहाँ देव ऋण और पितृ ऋण की व्यवस्था है। ऐसे समाज को परिपोषित करने के लिए हमारे यहाँ कला और कौशल युक्त अर्थव्यवस्था है, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसे पूरे विधान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ राजनीति है। इसलिए हमारे यहाँ राजनीति की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, वो अपने आप में कोई स्वतंत्र विधान नहीं है। और ऐसी समूची चीज हमारे जीवन में अनुशीलित हो, हमारे जीवन में इनकलकेट हो, इसके लिए हमारे यहाँ शिक्षा है। वो आत्मबोध का प्रश्न, वांग्मय परंपरा, हमारा समाज, हमारी अर्थनीति और हमारी राजनीति। और इसीलिए आचार्यों ने जब शिक्षा और संविधान को परिभाषित किया तो कहते हैं, पुरी के आचार्य निशलानंद जी कहते हैं कि भारत के अर्थ में संविधान उसे ही कहा जाएगा जो हमको अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बल और वेग प्रदान करे, वो संविधान है। शिक्षा को इसीलिए अगर आप परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए सुपात्र बनाने की कला है। और इसी अर्थ में शिक्षा को गांधी जी 3H के रूप में डिफाइन करते हैं। एजुकेशन ऑफ हेड यानी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, एजुकेशन ऑफ हार्ट यानी इमोशन यानी भावना, और एजुकेशन ऑफ हैंड यानी स्किल यानी कौशल। बुद्धि, भावना और कौशल का जो समन्वय है, वो हमारे यहाँ शिक्षा की आधारभूत संरचना है। मित्रों, ये सारी चीजें, आत्मबोध का प्रश्न, वांग्मय परंपरा, समाज, अर्थनीति, राजनीति, शिक्षा, ये या तो एक साथ स्थापित होती है या ये एक साथ विस्थापित होती है। ये टुकड़ों में नहीं होता। ऐसा नहीं होता जैसे आजकल व्हाट्सएप पर लिख देते हैं लोग कि हमारे विचार आधुनिक हों लेकिन संस्कार पारंपरिक हों। मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम परिवार में आधुनिक तरीके से रहें और शिक्षा हमारी पारंपरिक हो, हमारी राजनीति आधुनिक तरीके से चले लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पारंपरिक हो, ये सब नहीं चलता। पूरी व्यवस्था की तासीर एक प्रकार की होनी चाहिए। कौटिल्य के नीति वचनों का ये श्लोक कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कौटिल्य अपने नीति वचनों में कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम इंद्रियजयः और इंद्रियजयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम्। सुख का मूल धर्म है, विलासिता नहीं है। धर्म का मूल अर्थ है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी तदनुरूप ही आपके धर्म साधन की परिस्थितियां होंगी। ऐसी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करना, अर्थस्य मूलम राज्य, ये राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारी है। वो ललचाने वाली, लुभाने वाली, ठगने वाली, फंसाने वाली जैसी अर्थव्यवस्था आजकल चल रही है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से राज्य को बचना चाहिए। हमको रावण की लंका की समृद्धि नहीं, हमको राम की अयोध्या की समृद्धि चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता की समृद्धि है वो क्या है अपने आप में, वो 4 दिन की चांदनी, 9 डेज वंडर है। और इसीलिए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए मर्डरस सिविलाइजेशन विदाउट एनी आइडियल एंड कंसाइंस।
वो इसलिए इसके वो गहन आलोचक हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ परंपरा का जो सत्व है, ये हमारे यहाँ जैसे शास्त्रीय परंपरा का एक मार्ग है, वैसे लौकिक परंपरा का भी एक मार्ग है। वो कहते हैं कि जो लोक जीवन है वो उसी शास्त्रीय परिपाटी पर चलने की पगडंडियां हैं, साइड वे टू एटर्निटी कहते हैं वो। इसलिए वो लोक और शास्त्र के बीच में एक संबंध बनाते हैं। लोक शास्त्र को प्रतिध्वनित करता है और शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है, ये हमारे यहाँ संबंध है। तो अर्थस्य मूलम राज्य, कौन सा राज्य ऐसा कर सकता है? राज्यस्य मूलम विनय, जो राज्य उद्दंड नहीं होगा। कौन सा राज्य उद्दंड नहीं होगा? राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, जिसके केंद्र में जितेंद्रियता होगी। और किसके केंद्र में जितेंद्रियता होगी? इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम, जिसको अपनी अक्षय ज्ञान परंपरा के ऊपर विश्वास और आग्रह होगा, उसको वो तिरस्कार के भाव से नहीं देखेगा। ऐसा राज्य कर सकता है। निश्चित रूप से कुछ कालातिक्रमण हुआ होगा, और भी बहुत सारे इसके पक्ष हैं, लेकिन हमको 3 बार में अपनी इस बात को कहना है। तो परिचय के तौर पर आप लोगों को मैं केवल ये बताना चाहता था कि आनंद कुमार स्वामी को जब हम पढ़ते हैं तो आनंद कुमार स्वामी के अंदर और आनंद कुमार स्वामी तक पहुंचने के लिए उनके बाहर किस प्रकार की अकादमिक जरूरतें हैं और उनका अपने आप में महत्व क्या है। पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कलेवर को समझने के लिए आनंद कुमार स्वामी क्यों अद्वितीय हैं और क्यों उनके अंदर प्रवेश करने से बचा जाता है। उनकी अपनी शैली, उनकी अपनी दुरूहता, उनका अपना इतना बहुभाषाविद होना, बहुविद्याविद होना भी इसका एक कारण है। आप लोगों के आशीर्वाद से शायद मैं कुछ इस क्षेत्र में कर पाऊं, इसके लिए आप लोगों की शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद चाहिए। पूरे इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के परिवार को, इसके सभी पदाधिकारियों, सहकर्मियों और सभी सुरक्षा कर्मियों की, जिनके माध्यम से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सभी का आभार। अध्यक्ष जी ने जितने पुत्रवत स्नेह के साथ मेरी बात को स्वीकार कर लिया, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। और सर ने स्वयं मुझे कई बार फोन कर करके कुछ चीजें जाननी चाहिए, और मेरा फोन नहीं भी उठा तो भी मैंने बाद में सर को रिप्लाई किया और सर ने उसको बहुत ही सरल भाव से लिया। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सत्र की अध्यक्षता की और इस तरीके की बोझिल बातों को आप लोगों ने इतने मनोयोग के साथ सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं। आप लोग हमारे लिए प्रणम्य हैं। धन्यवाद। साधुवाद।